जी अस्सलाम वालेकुम भाई। हमारी जैसे कल डिस्कशन हुई थी कि पीपीएससी का एग्ज़ाम क्योंकि आ चुका है, तो हमारी अब कोशिश होगी कि हम इसको जल्द अज जल्द कंप्लीट करें। जो ये आज का सेशन है ये एक्चुअली आपका रिवीजन सेशन है, और हम जो रिवीजन स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री से। इसमें हम कोशिश करेंगे कि वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ लिखें जो हमें ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए ज़रूरी हैं या जो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछी जा सकती हैं। तो रिवीजन सेशन में हम लोग सबसे पहली चीज़ जो डिस्कस करेंगे वो गैस के लॉज हैं, और गैस के लॉज में क्योंकि हम जो पहला चैप्टर करने लगे हैं वो गैसेस का चैप्टर है, ठीक है। इसी तरह लिक्विड्स और सॉलिड के लिए भी देखेंगे कितना टाइम बचता है। तो गैस लॉज में हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या हैं, देखें। सबसे पहले बॉयल्स, चार्ल्स, एवोगैड्रोस, ग्राहम्स। इसके अलावा हमारे पास बेसिक यही 4 लॉज हैं। इसके अलावा हमने एक ये लुकॉस लॉ पढ़ा था जो कि प्रेशर और टेम्परेचर के हवाले से थी। बॉयल्स लॉ, पीवी इज कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ था वी बाय टी इज कांस्टेंट। एवोगैड्रोस लॉ है कि हमारे पास वी बाय एन इज कांस्टेंट। और ग्राहम्स लॉ है R1 by R2 is equal to अंडर रूट M2 डिवाइडेड बाय M1। ये 4 लॉज हैं हमारे पास जो इसमें बेसिक आ रहे हैं। जिसका कोई क्वेश्चन होगा साथ को प्लीज पूछ ले। बस कोशिश करें कि आप लोग जो हैं उसमें ड्यूरिंग दैट लेक्चर यानी जो भी हमारी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप बिल्कुल वो पूछ सकते हैं। जस्ट कोशिश कीजिएगा कि उसको आप लोग साथ साथ कवर करते जाएं, क्योंकि ज़्यादा मैंने बताया डिटेल में हम नहीं जाएंगे, जनरल बातों को डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो आ जाएगी हमारे बॉयल्स लॉ में, दैट इज अबाउट, यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाएगा। चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है, और चार्ल्स लॉ एब्सोल्यूट जीरो को फॉलो करता है। यानी हम जब भी इसकी कैलकुलेशंस करेंगे हमें केल्विन में कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। जो एवोगैड्रोस लॉ है अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर हमें टेम्परेचर एंड प्रेशर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। और ग्राहम्स लॉ जो है इसमें भी डेफिनेटली हमें टेम्परेचर एंड प्रेशर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। केल्विन स्केल है। अगर हम यहाँ से थोड़ा सा देखें एब्सोल्यूट जीरो को, तो एब्सोल्यूट जीरो के हवाले से कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो मशहूर हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो क्या चीज़ है, -273.16 डिग्री सेल्सियस। यही हमारा थर्ड लॉ भी है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी यही है कि हम इसको अचीव नहीं कर सकते। जी जिसके बैकग्राउंड में शोर है वो प्लीज अपने माइक को म्यूट कर दें ताकि डिस्टरबेंस ना हो। ओके, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी हमें यही बता रहा था, वो एब्सोल्यूट जीरो था हमारे पास -273.16। ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इसके अंदर हम लोग ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है इम्पॉसिबल है कि हम -273.16 अचीव कर सकें। मिनिमम अटेम्प्ट जो अभी तक अचीवेबल है वो है
10⁻⁻5 केल्विन। ठीक है, ये हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं जी, 10⁻5 केल्विन। एब्सोल्यूट जीरो जो है, इसको अगर कन्वर्ट करना हो तो वही फार्मूला जो आप लोग सब जानते हैं कि टी डिग्री, आपने केल्विन में जाना है, टेम्परेचर इन केल्विन। यार ये म्यूट कर दें प्लीज आप लोग अपने आप को। ठहरे, मैं जरा इसकी सिक्योरिटी चेंज कर लूं। जिसका क्वेश्चन होगा प्लीज हैंड रेज कर दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर आ गया टी केल्विन हमारे पास किसके बराबर आ गया, टी डिग्री सेल्सियस 273 प्लस टी डिग्री सेल्सियस, जो भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है उसको ऐड करेंगे आप केल्विन के साथ, तो ये आपके पास बन जाएगा एब्सोल्यूट जीरो। यहाँ से एक दो चीजें जो हमें याद रखनी है इस हवाले से, वो एब्सोल्यूट जीरो की थी, जो इसमें मेन या मेजर ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। एवोगैड्रोस लॉ है, इसको हम आगे जाके देखेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि एवोगैड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास 1 मोल हो तो 1 मोल में 1 मोल ऑफ गैस जो है इसके अंदर 22.414 डेसीमीटर क्यूब का वॉल्यूम होगा, या इसमें 6.02 इंटू 10⁻23 एटम। ये आपका है मोलर वॉल्यूम Vm, ये मोलर वॉल्यूम आ जाएगा और ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे फॉर 1 मोल। ये हमारी बेसिक कैलकुलेशन है कि ग्राहम्स लॉ है, तो ग्राहम्स लॉ इस्तेमाल होता है फॉर द रेट ऑफ डिफ्यूजन के लिए, और जो डिफ्यूजन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग जस्ट लेट मी री-वेरीफाई इट, कि हमारे पास जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो एक्चुअली बराबर है जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर ज़्यादा होता जाएगा तो डिफ्यूजन ज़्यादा होती जाएगी, टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो डिफ्यूजन कम होती चली जाएगी। मैं सिर्फ यहाँ पर सिर्फ उसको देखना चाह रहा हूँ ताकि हमारे लिए जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी हमारे नज़र में आ जाए, ताकि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो एनीवेज, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन टेम्परेचर के, यानी जो भी फैक्टर होगा टेम्परेचर का, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। रेट ऑफ डिफ्यूजन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगी मॉलिक्यूलर मास के अंडर रूट के। आई थिंक ये टेम्परेचर पे भी अंडर रूट आता है, लेकिन चलें इसको, बस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। मॉलिक्यूलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस के, यानी इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस जितनी ज्यादा होंगी रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना कम होगा। ठीक हो गया। यहाँ से मैं एक छोटी सी चीज़ इसमें मज़ीद इंक्लूड करूँगा, जस्ट मुझे 1 मिनट चाहिए होगा ताकि मैं वो बुक ओपन कर सकूँ, तो होपफुली होपफुली वो काफ़ी अच्छा रह जाएगा। उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें अच्छा उन्होंने ना एक्सप्लेन किया हुआ है। अल्लाह, जस्ट अ मिनट, मुझे ज़रा बुक
जी अभी पिक्चर शो हो जाएगी आपको, तो थोड़ा सा टाइम लग गया इसको ढूंढने में। तो ये जो अभी आपके सामने मैं पिक्चर इनकॉर्पोरेट करूंगा, ये गैसियस स्टेट के हवाले से काफ़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर है, तो इसको ज़रा आप ध्यान में रखेंगे। ओके। ऑलराइट, तो ये पिक्चर आप लोगों को अब नज़र आ रही होगी। इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, गे लुकास लॉज हैं। इसी तरह से हमारे पास जो फर्दर ये होता है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एवोगैड्रोस लॉ है, यूनिट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। हाँ जी, डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो। अच्छा, रेट ऑफ डिफ्यूजन का प्रेशर के साथ क्या ताल्लुक है? प्रेशर के बढ़ाने से डिफ्यूजन कम होगी ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो प्रेशर के बढ़ाने से कम हो जाएगी। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है। डाल्टन लॉ है जो पार्शियल प्रेशर्स का यहाँ लिखा हुआ है। तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को हमने जब खुद से पढ़ा था, यानी हमारे जब अपने नोट्स वगैरह से पढ़ा था, तो उसमें हमने बड़ी डिटेल में डिस्कशन की हुई है। तो वो हम वही चीज़ें यहाँ पर लिखेंगे जो हमने पहले पढ़ी हुई हैं, यानी आपके नोट्स में अवेलेबल है, जस्ट आप उनको एक बार रिवाइज कर लेंगे। अच्छा जी, तो हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ ली। यहाँ पे टेम्परेचर के कन्वर्जन यूनिट्स हैं जो आप लोगों ने थोड़े से याद रखने हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ लिखा है कि हमारे पास इसको कन्वर्ट करने का तरीका करके है 9/5C प्लस 32। ये आपने अगर टेम्परेचर को कन्वर्ट करना हो डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो आप सेल्सियस के साथ अगर टेम्परेचर गिवन है, अगर केल्विन में गिवन हो तो पहले सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे और फिर करेंगे उसको। और 5/9 फ़ारेनहाइट माइनस 32 इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ये तीन फार्मूलाज हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं रिगार्डिंग टू टेम्परेचर कन्वर्जन। वैसे 9/5C प्लस 32 याद कर लें तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, एक तो बड़ा आसान है। तो ये आपके पास लॉज हैं, या ये वो आपके पास हैं जिसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक टेम्परेचर स्केल से दूसरे टेम्परेचर स्केल में। अच्छा जी, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा, ये फोर्थ यूनिट आप किसको कह रही हैं? तीन यूनिट्स हैं हमारे पास टेम्परेचर के, एक केल्विन है, एक फ़ारेनहाइट है, और एक हमारे पास बेसिक तो यही है। इसके अलावा भी कोई आपकी नज़र से गुजरा है टेम्परेचर का यूनिट? टेम्परेचर का यूनिट इसके अलावा अ, सर कुछ दिन पहले मैंने एक फोर्थ पढ़ा था। जी जी, कौन सा आप बताइए, टेम्परेचर का फोर्थ यूनिट कौन सा पढ़ा है आपने? अच्छा, रैंकाइन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रैंकाइन पढ़ा होगा आपने। मैं समझ गया हूँ, वो फोर्थ यूनिट बिल्कुल कहलाता है उसका, उसको रैंकाइन कहते हैं, मैं समझ गया हूँ। लेकिन वो रैंकाइन जो है वो इतना कॉमन नहीं है यहाँ पे। फोर्थ यूनिट जो है, चले मैं लिख देता हूँ साथ ताकि याद रह जाए हमें। ये मेरे ख्याल से मैंने जिक्र किया था कहीं पे ना नोट्स में। तो रेनकाइन एक यूनिट है जो इसमें आप इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, जीरो केल्विन का मतलब होता है जीरो रेनकाइन, और इसकी कन्वर्जन डिफरेंट है। रेनकाइन हम यूज कहाँ करते हैं इसको देखना चाहिए, क्योंकि इस पे आज तक कोई ऐसी बात निकली नहीं है। ये 1859 में इसने प्रपोज किया था, ठीक है। वन जीरो डिग्री, सॉरी डिग्री नहीं, जीरो केल्विन इज इक्वल्स टू जीरो रेनकाइन, ये। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर स्केल कन्वर्जन थोड़ी डिफरेंट होती है। जब आप सेल्सियस की बात करेंगे या रेनकाइन को कन्वर्जन करेंगे, तो याद रखिएगा कि इसके अंदर चीज़ें डिफरेंट है थोड़ी सी। इसमें हमारे पास जो रेनकाइन है, जीरो केल्विन जीरो रेनकाइन होता है, और 273 केल्विन जो है
वो रनकाइन में 492 है, क्योंकि इसका कोई ऐसा अभी फॉर्मूला नहीं है, इसके फॉर्मूला पे वर्किंग की जा सकती है। ओके, तो 273 मीन 492 रनकाइन। अब इसके बढ़ने का क्या पैटर्न है वो नहीं अभी पता, लेकिन चलें हम उस तरफ नहीं जाएंगे अभी। यहाँ से देखिए आपके पास हमने ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था, अगर आपको याद हो तो आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आर डिवाइडेड बाय एन ए इज नोन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये वैल्यू आप लोग याद रखेंगे इसमें। चलें जी, तो अब हम देखते जाएंगे वन बाय वन कि हमारा मजीद इसमें कौन सा पॉइंट था। अच्छा जी, हमारे पास जो वॉल्यूम है मैंने बता दिया आपको, इसी तरह यूनिट्स हैं आर के, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी है आपके पास, जो आप लोग पढ़ते रहे हैं, और ये आइडियल गैस की सिचुएशन होती है। रेनकाइन सिर्फ एक यूनिट है, याद रखिएगा, उसकी मैंने वैल्यू साथ दे दी है, वो आपको कोई ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि प्रोबेबली जो टीचर पेपर बनाएंगे शायद उनको भी आइडिया ना हो उसका, अगर किसी पुराने बंदे ने बनाया है। हाँ, कहीं से पढ़ के उन्होंने देख दुख लिया तो बिल्कुल वो लिख सकते हैं, लेकिन रेनकाइन एक यूनिट है। अभी इसकी डिटेल देखनी पड़ेगी थोड़ी सी मुझे खुद भी। चले, तो वैसे मेरे ख्याल से आप में से कोई बच्चा रनकाइन को सर्च करके इंटरनेट से तो ग्रुप में भेज दीजिएगा बाद में कि रनकाइन असल में होता क्या है। ओके, तो यहाँ से हम लोग जो डिस्कस करने वाले थे वो था हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम का लॉ। तो हमारे पास पीवी इज इक्वल टू एन आर टी है, ये हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन है। इसमें जो आर के यूनिट्स होते हैं वो डिफरेंट आर के यूनिट्स हैं हमारे पास, और आर के जो यूनिट्स हैं, लेट मी जस्ट इनकॉर्पोरेट द यूनिट्स, मैं इनकॉर्पोरेट कर देता हूँ आर के यूनिट्स को। तो यूनिट्स ऑफ आर जो है हमारे पास वो मेरे ख्याल से आपको पता होगा एफएससी के अंदर ये लिखे हुए हैं, आर इज इक्वल टू 0.0821 एटीएम डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल है, एक तो ये है। इसके अलावा जो बाकी भी हैं मैं सारी यहाँ पर वो पिक्चर ही लगा देता हूँ। मतलब समझ लीजिएगा कि ये जो है ना चीज़ें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसको आप लोग जो है वो इसमें देख सकते हैं। तो this one। ये जी आर के यूनिट्स आ गए हैं हमारे पास। इसके अलावा जी इसमें जो हमारे लिए कुछ चीज़ जो इंटरेस्टिंग थी वो मैंने अभी आपको बता दी हैं। काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी में हमने पढ़ा था कि आपके पास, अच्छा, वेलोसिटीज तीन किस्म की होती हैं, एक मोस्ट प्रोबेबल होती है, एक हमारे पास है मीन स्क्वायर वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी है, और एक हमारे पास आ जाएगी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन मीन वेलोसिटी यानी इसको आप जो एवरेज वेलोसिटी कहते हैं, और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो तीन किस्म की आपके पास वेलोसिटीज आएंगी। वेलोसिटीज कंपैरिजन जब आप करेंगे तो हमें याद रखना है, हमारे पास सबसे पहले आती है, सबसे पहली जो हमारे पास वेलोसिटी टाइप इसमें आ रही है, दैट इज अबाउट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर, अच्छा, रूट मीन स्क्वायर के बाद आती है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी, और फिर आती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ये गैसेस की मोशन से लिंक्ड है। अब जब हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात करेंगे तो हमारे पास जो चीज़ आएगी दैट इज रूट, हाँ जी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ज़्यादा होती है एवरेज वेलोसिटी से, और वो ज़्यादा होती है आपके पास। ओके, तो यहाँ पर देखें जी, सबसे पहले हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ गई। इसमें तीनों में अंडर रूट आर टी डिवाइडेड बाय एम आएगा, तीनों के अंदर आर टी डिवाइडेड बाय एम। इस तरह यहाँ पर भी आएगा आर टी डिवाइडेड बाय एम। लेकिन तीनों में डिफरेंस ये है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी 1.73 है,
जो आपके पास है एवरेज वेलोसिटी वो 1.59 है, और मीन मोस्ट प्रोबेबल 1.414 है। तो ये आपने याद रखना है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी विच इज स्टिल ग्रेटर देन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ये आप याद रखेंगे इसके अंदर। इसके अलावा हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। ये एक बड़ा हमारे पास इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि काइनेटिक एनर्जी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। इसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन भी है जिसमें हम कहते हैं कि हमारा ई के 3/2 कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। कांस्टेंट यहाँ पे जनरल गैस कांस्टेंट आर भी हो सकता है। अच्छा, इसमें आपने याद रखना है कि आपके पास ई के जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के ऊपर। ये आपने याद रखना, और ये इक्वेशन इसके लिए याद रखनी है, सिंपल। हीट कैपेसिटी को देख लेते हैं एक बार। जी जी, सादिया। ओह सॉरी, मैं अनम्यूट कर देता हूँ, मैं सबको ऑप्शन दे देता हूँ, काइंडली आप लोग बस कोशिश किया करें, जो एंटर होता है ना तो उसको आप कह दें, आप मैसेज कर दें साथ ही कि भाई अपने आप को म्यूट कर लें। मैंने परमिशन दे दी है, आप में से जो अब बात करना चाहे वो कर सकता है, नो इशू। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। शायद ये मुझे लग रहा है कि आवाज़ बहुत ही ज़्यादा स्लो है, पता नहीं क्यों। बहुत कम है, मतलब सबको कम आ रही है आवाज? अब ठीक है, अब आई है आवाज़। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, वो मुझे चैट बॉक्स में बता देते ना तो मैं वहीं पे इसको ठीक कर लेता। ठीक है ठीक है, ओके। तो थैंक यू जहाँ पर सर, हम थैंक यू। हीट कैपेसिटी की बात करेंगे, मोस्ट वेलकम। तो हीट कैपेसिटीज में कुछ चीजें हैं जो हमारे जहन में रहनी चाहिए। मिसाल के तौर पे जब हम हीट कैपेसिटी की बात करेंगे ना तो इसमें हमने बेसिकली तीन चार चीजें याद रखनी है। एक इसकी वही डेफिनेशन, और दूसरा इसके यूनिट्स। तो हम जब भी हीट कैपेसिटी को देखेंगे तो इसको हम डोनेट करते हैं बाय सी, यानी इसको हीट कैपेसिटी को सी से लिखा जाता है। हीट कैपेसिटी जो है इसके एस आई नॉन एस आई यूनिट्स जो है, नॉन एस आई यूनिट्स, वो जी आपके पास है केल्विन, कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। यानी आप सिंपली याद रख लें कि कैलोरीज जब हम यूज कर रहे हैं तो वो एस आई के तौर पे यूनिट्स यूज नहीं हो रहे, और इसके एस आई यूनिट्स जो हैं वो जूल्स पर केल्विन पर मोल है। जूल्स पर केल्विन पर मोल। अच्छा, इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि आपके पास अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गैस बाय 1 डिग्री या सब्सटेंस को। अच्छा, 1 डिग्री सेल्सियस जब ये टेम्परेचर, या आप कह सकते हैं इसको हम हीट लिखे तो ज्यादा बेटर होगा, अमाउंट ऑफ हीट रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ये आपके पास हीट कैपेसिटी है। और जब हम बात करेंगे ना 1 मोल के लिए, उसको नाम दिया जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी। एंटायरली जब इसको हम लोग 1 मोल के लिए इस्तेमाल करें, अब ये केल्विन, कैलोरीज पर केल्विन पर मोल है वो हम याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम हीट कैपेसिटी की ही बात करें, 1 ग्राम वेट हीट कैपेसिटी
को हम क्या कहेंगे, हीट कैपेसिटी को एज स्पेसिफिक हीट। अब हमें इसके लिए याद क्या रखना है, हमें इसके यूनिट्स को समझना है। जो दोस्तों इसके यूनिट्स है ना, इसके यूनिट्स बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे पास, और इसके जो यूनिट्स होंगे स्पेसिफिक हीट के, वो जूल पर केल्विन पर ग्राम हो जाएंगे। यानी इसके लिए जो हमारे यूनिट्स आएंगे वो पर ग्राम में चले जाएंगे। इसको क्रॉस वेरीफाई भी, अच्छा जो चीज मैं कभी यहाँ लिखूँ ना, उनको क्रॉस वेरीफाई आप कर लिया करें। ओके, चलिए, स्पेसिफिक हीट यूनिट्स। तो ये थोड़ा सा मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ वहाँ पे शोर आएगा, तो मेरे ख्याल से माइक वो मेरे बिल्कुल करीब है, तो इतना शोर तो नहीं होना चाहिए। तो ये देख लीजिएगा जरा, अगर आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम ना नहीं आ रही तो हम इसको यूज सर कर मैं सकते हैं। इन्फॉर्म कर दूंगी आपको। क्या कर दूं? मैं इन्फॉर्म कर दूंगी, आपको बता दूंगी अगर हुआ तो। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी जो मतलब यहाँ पर आवाज है वो बहुत ज्यादा तो नहीं, आप लोग मतलब डिस्टॉर्ट हो रही, क्योंकि पीछे बच्चे ने थोड़े से प्रैक्टिकल्स नहीं करने हैं सर, ना, मैं लैब बिल्कुल में ठीक है, बैठा अब हुआ था। बिल्कुल ठीक है, पहले बहुत स्लो थी। बिल्कुल ठीक है। हम्म, बस ठीक है। चलें, तो स्पेसिफिक हीट की जब हम बात करेंगे तो इसके जो यूनिट है ना स्टैंडर्ड, वो आते हैं जूल्स पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसको जूल्स पर किलोग्राम भी लिखा गया है, वो किलोग्राम की जगह पर, क्योंकि हम 1 ग्राम की बात कर रहे हैं ना, तो 0.001 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, ये इसमें एक सिंपल सी बात है जो हमें जेन में रखनी होगी। ठीक है, तो ये एक चीज है इसके अंदर जो हम याद रखेंगे। हीट कैपेसिटी जो है हमारे पास, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जी। Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू आर। और हम यहाँ पर दो तीन चीजें हैं जो नोटिस करेंगे। Cp माइनस Cv आर के बराबर है, गैमा जो होता है ये Cp डिवाइडेड बाय Cv के बराबर होता है, ये रेशियो होती है। और इसकी वैल्यू जो है ना, मोनोटॉमिक के लिए वो 1.666 होती है, मोनो एटॉमिक। जब हम मोनोटॉमिक की बात करेंगे तो ये वैल्यू 1.666 में चली जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पर याद रखेंगे हम लोग कि हमारे पास एक Cp की वैल्यू है, एक Cv की वैल्यू है। Cv फॉर मोनोटॉमिक गैसेस 12.48 है, Cv फॉर मोनोएटॉमिक। तो Cv फॉर मोनोटॉमिक गैसेस जो हैं ये बराबर होंगी 12.48 के, 0.48 जूल्स पर केल्विन पर मोल। ये हम याद रखेंगे। हाँ जी, ओके। तो बस ये हमारे पास छोटी छोटी चीजें थी। ओके ओके। सादिया, मेरी आवाज देखिएगा, कुछ ज्यादा ट्रबल तो नहीं कर रही पीछे वाली? नहीं सर, ठीक है। ओके। असल में वो मैंने बताया ना, पीछे शोर है, तो पता नहीं इसमें नॉइज कैंसिलेशन फैसिलिटी है इस हैंड में कि नहीं। मैंने एक परचेज करनी थी जो प्रोफेशनल थी, लेकिन वो भी अभी तक आई नहीं दराज से। तो जब वो आ जाएगी इंशाल्लाह तो फिर उसमें ये प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। अच्छा, ये देखें जी, यहाँ पर जो इंशाल्लाह। मैंने एक चीज इनकॉर्पोरेट की है ना, ये रेनकाइन यूनिट का जिक्र आ गया। तो न्यू यूनिट टेम्परेचर का रेनकाइन है। हीट को कहा जाता है फ्री फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मेजर्ड इन जूल है, कैन नॉट मेजर डायरेक्टली। और ये ड्राइव क्वांटिटी है। टेम्परेचर जो है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है, इसको केल्विन में मेजर किया जाता है। और थर्मोमीटर से डायरेक्टली मेजर करते हैं इसको, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, रेनकाइन किसी भी चीज की, ये हीट जो है ना वो वर्किंग एबिलिटी होती है, टेम्परेचर को वर्किंग एबिलिटी नहीं कहते। हीट वो चीज है जो सिस्टम से सराउंडिंग ट्रांसफर को रिप्रेजेंट करती है। ओके। अच्छा, यहाँ से फिर हम थोड़ा सा कुछ चीजें देखेंगे। जो हमारे पास एक डिग्री ऑफ फ्रीडम थी, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हमारे पास आती हैं वो मोनोटॉमिक के लिए, डायटोमिक के लिए, और ठीक हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम।
सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे अच्छा जी, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की हम जब भी बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो हम लोगों ने याद रखनी है, अगर हमारे पास मोनो एटॉमिक गैस है, तो मोनो एटॉमिक गैस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये होगी 3/2 RT। जब हम बात करेंगे डायटोमिक गैस की, तो जी डायटोमिक गैस में यही जो वैल्यू होती है ये आ जाती है 3.5 RT। इसको आप 3.5 RT भी कह सकते हैं और 7/2 RT भी कह सकते हैं। इसी तरह ट्राइटोमिक की दो फॉर्म्स हैं। तो जब हम ट्राइटोमिक की बात करेंगे तो हमारे पास इसमें दो किस्म के स्ट्रक्चर आएंगे। ट्राइटोमिक में एक आएगा लीनियर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, एक आएगा नॉन लीनियर, जैसे कि हमारे पास आ जाता है H2O। तो लीनियर और नॉन लीनियर की जब हम बात करेंगे इसमें, तो हमारे पास लीनियर का जो आएगा वो आएगा 12/2 RT, 13/2 RT। इसको हम 6.5 और 13.2 RT वो भी लिख सकते हैं। और जो हमारे पास नॉन लीनियर है ये 9 RT के बराबर आती है। तो बस ये वैल्यूज जो है ना, ये आप लोगों ने याद कर लेनी है। मोनोटॉमिक के लिए 3/2 RT, डायटोमिक के लिए 7/2 RT, ट्राइटोमिक नॉन लीनियर के लिए 13/2 और लीनियर के लिए 9 RT। ठीक है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो कुछ दो डेफिनेशन थी। एक डेफिनेशन है कंप्रेशन टाइम की। तो अगर हम कंप्रेशन टाइम को डिस्कस करें, तो कंप्रेशन टाइम कौन सा टाइम होता है? वो टाइम जिसके अंदर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट में रहते हैं। एक मॉलिक्यूल आपस में यूं जा रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल यूं इसके साथ ग्रेज कर रहा है, तो इसके दरमियान जितने टाइम पर ये रहेगा इसको हम कंप्रेशन टाइम कहते हैं। कोलेजन्स की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। एक हमारे पास है साइड वेज, जिसको ग्रेजिंग कहते हैं। एक होती है हमारे पास राइट एंगल कोलिजन होती है, यानी हम यहाँ पे कहते हैं ये ग्रेजिंग कौन सी है, जिसमें एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल एक दूसरे से रगड़ खाते जा रहे हैं। दूसरी आती है हमारे पास राइट एंगल। क्या हुआ है? पसंद है? इसमें जो कोलिजन होगी वो 90 डिग्री के एंगल पे होगी। एक मॉलिक्यूल यहाँ से आ रहा है और एक मॉलिक्यूल यहाँ से आ रहा है, ये 90 डिग्री होती है, ये राइट एंगल कोलिजन है। और इसी तरह जो हमारे पास थर्ड वन होगी वो आती है हेड ऑन। हेड ऑन, ये हेड ऑन कोलिजन होगी, ये बहुत स्पीड में होती है और इसको हम काफी खतरनाक कोलिजन मानते हैं। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन जो है, हम इसको नाम ये देते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व थी। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, यानी टोटल कोलिजन जो है वो सेम रहेगी। अच्छा जी, ले जी, इसके बाद हमारे पास कुछ चीजें थी, मतलब हम उस तरफ नहीं जाएंगे। डाल्टन लॉ,
अब ये डाल्टन लॉ जो है ना, इसके लिए मैं जो अभी इनकॉर्पोरेट करने वाला हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें आपके सामने जो अभी पूरा एक पेज है, इस पेज को बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों ने देख लेना है। और इस पेज पे काफ़ी ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लिखे होंगे हमारे पास। ये देखिएगा, ले जी डाल्टन लॉ आपके सामने है। ठीक है, आई एम सो सॉरी पीछे से ज़्यादा अगर साउंड आ रहा है तो। जी जी, जो आप में बैच में है प्लीज़ आप अपने आप को तो अनम्यूट कर लें, म्यूट रखें। मेरी आवाज़ जो है ना, क्योंकि मुझे पीछे मेरे बैकग्राउंड में काफ़ी शोर है, लेकिन मेरे ख्याल से शायद आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है। ये ठीक है, चैट बॉक्स में मसला तो नहीं आ रहा मेरी आवाज़ में, बस ये बता दीजिएगा। सर नहीं आ अच्छा जी, ओके। डाल्टन लॉ देखिए, हमारे पास जब डाल्टन लॉ है तो सम ऑफ ऑल द प्रेशर्स, और इसको हम कहते हैं, ये जो है ना आपके पास ये इक्वेशन लिखी हुई x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, ये एक सोल्यूशन के लिए हम यूज करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन सोल्यूशन। यानी एक सोल्यूशन इस तरह से बनता है, सिंपली आपने इसको याद रखना है अपने जहन में। अच्छा, इसमें हमारे पास जो है प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर एंड प्रेशर ऑफ बी, ये मोल फ्रैक्शन होती है आपके पास, एक्स ए एंड एक्स बी, ये टोटल होता है। इसकी एप्लीकेशन देखें, हमारे पास जो प्रेशर ऑफ मॉइस्चर है उसको हम निकालते हैं ड्राई और वेपर प्रेशर को ऐड करके। और जो ये है ना आपके पास प्रेशर और वेपर प्रेशर, ये एक्चुअली एक्वस टेंशन शो करता है। तो हम इससे एक्वस टेंशन शो कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डाल्टन्स लॉ। तो सबसे पहली चीज आपने ये ध्यान में रखनी है। अच्छा, इसके बाद अगर हम थोड़ा सा देखें तो हमारे पास रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। ऑक्सीजन का प्रेशर जो एयर में है वो 159 टॉर है, और इसी तरह ऑक्सीजन का प्रेशर जो हमारे लंग्स में है वो 116 टॉर है। तो ये याद रखना है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चीजें जाती हैं, इसीलिए ऑक्सीजन जो है वो हवा से हमारे लंग्स में जाएगी। और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की जब हम बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का हवा में प्रेशर 0.3 है, जबकि आपके लंग्स में प्रेशर 35 है। तो लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के हवा में जाएगी, एयर में जाएगी। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आपने थोड़ी सी याद रखनी है। हायर एल्टीट्यूड पे जो पायलट्स होते हैं वहां पर लेस देन प्रेशर होता है 159 टॉर से। तो वहां ऑक्सीजन को फिर इनहेल करने के लिए आप प्रेशराइज्ड कैबिन यूज करते हैं, जहाजों में प्रेशर बढ़ा जाता है। और डीप सी डाइवर्स हीलियम को लेके जाते हैं नाइट्रोजन की बजाय। हमारी हवा में नाइट्रोजन की 78% है, लेकिन हम यहाँ पर तो इसको इनहेल कर लेते हैं आसानी से। अगर हम समुद्र में जाके इनहेल करें, या समुद्र में हमारे पास जो मास्क वगैरह होता है उधर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। इतने प्रेशर पे नाइट्रोजन हमारे ब्लड में डिफ्यूज कर सकती है। और याद रखेंगे कि हर 100 फीट नीचे जाने के बाद, एट एवरी 100 फीट, आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जो 3 ATM प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। ये बात जो है ये हमारे ध्यान में रहनी चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद ये रेट ऑफ डिफ्यूजन के ऑब्जेक्टिव थे। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जैसे हमने ऊपर भी बात की है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेंसिटी एंड डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। ठीक है, ये एक चीज है ऑब्जेक्टिव की जो हमें इसके लिए याद रखनी है। इसके बाद हमारे पास इसके अंदर जो यूनिट्स ऑफ ए एंड बी आ जाते हैं हमारे पास, तो हम उसको देख लेते हैं। हमारे पास नॉन आइडियल बिहेवियर होता है गैसेस का, और नॉन आइडियल बिहेवियर को हमने रेगुलर लेक्चर में तो बड़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन हम रियल गैस इक्वेशन को जब डिस्कस करेंगे तो इसको जरा थोड़ा सा तवज्जो देनी है आपने। जो रियल गैस हमारे पास इक्वेशन होती है वो ये आपके सामने है। हाँ हाँ, ले जी, इसके अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं ये काफी इंपॉर्टेंट भी हैं और हमने याद भी रखनी है, क्योंकि ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती हैं। ये हमारे पास रियल गैस इक्वेशन है। तो रियल गैस इक्वेशन में देखिएगा, जब हम रियल गैस इक्वेशंस की बात करते हैं तो पी वी इज इक्वल टू पी प्लस ए एन स्केयर और वी स्केयर, ये प्रेशर करेक्शन है और ये वॉल्यूम करेक्शन है। ये हमारे पास एक टोटल जो है ना वो बन गया है पी प्लस ए एन स्केयर वी स्केयर वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। इसमें देखें ए और बी ये वंडरवाल कांस्टेंट होते हैं, ए और बी जो है ये वंडरवाल कांस्टेंट होते हैं, ये याद रखना है।
इसके नॉन एसआई यूनिट क्या है, एटीएम डेसीमीटर 6 पर मोल स्क्वायर, और इसके एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर 4 पर मोल स्क्वायर। ये दोनों यूनिट्स आपने याद रखने हैं। लाइक जो अब हमारे पास शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, उसमें आप जब रिवीजन करें तो आप इन चीजों को लाजमन पढ़ लें एक बार अच्छे तरीके से। एक तो ये चीज हम लोगों ने अपने जहन में रखनी है। अच्छा जी, दूसरा यहाँ पर जो हमारे पास इम्पोर्टेंट है चीज, वो क्या है, जब हम पढ़ते हैं ए का यूनिट ऑफ ए, तो ये यहाँ पर हमारे पास ए के यूनिट आ जाता है, जिसको हम एसआई यूनिट कहते हैं। न्यूटन मीटर जो होता है ये एसआई यूनिट होता है, और प्रेशर का जो एसआई यूनिट है इसको हम पास्कल का नाम भी देते हैं। तो ये चीज भी आप लोगों ने अपने जेन में रखनी है। ठीक है, एक तो ये हमारे जेन में रहना चाहिए। सर ए और बी तो अच्छा जी, कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे, तो इनके यूनिट्स वगैरह होते हैं ये। ठीक है। इसी तरह बी का यूनिट देखिए, डेसीमीटर क्यूब पर मोल या मीटर क्यूब पर मोल, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये यूनिट्स ऑफ ए एंड बी हैं। इस तरह से एक ऑब्जेक्टिव आता है, अगर स्मॉल वैल्यूज होंगी ऑफ ए एंड बी, जब आपके पास स्मॉल वैल्यूज होती हैं बेटा ए एंड बी की, वॉइस डिस्टॉर्शन तो हो ये, रही है। जी प्लीज आप काइंडली अपना माइक म्यूट रखिएगा, आपके बैकग्राउंड से शोर आ रहा है बच्चों। जिसको कोई क्वेश्चन है वो उधर पूछ ले मुझसे, काइंडली आप मुझसे क्वेश्चन जो है ना वो उधर कर ले। मैं आपकी सिक्योरिटी में अनम्यूट का ऑप्शन खत्म कर रहा हूँ, तो आपने जिसका क्वेश्चन करना है उधर कर रहे हैं। स्मॉल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी होंगी तो गैस आइडियल होगी, यानी गैस आइडियल बिहेव करेगी, या और क्लोज टू आइडियल। जबकि लार्ज वैल्यू ऑफ ए एंड बी जो होती है वो नॉन आइडियल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखो, लार्ज वैल्यूज ऑफ ए एंड बी वो नॉन आइडियल बिहेवियर को शो करती है। ठीक है, ये बात जो है ये हमारे जेन में रहनी चाहिए, एक आइडियल बिहेवियर की और एक नॉन आइडियल बिहेवियर की। इसके बाद देखते हैं जी, हमारे पास दो चार चीजें हैं जो हमें याद रखनी है या जहन में रखनी है। अल्लाह अकबर, जस्ट फॉर अ मिनट मैं जरा वो निकाल लूं। आ, यही वो चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है। ओके ओके ओके, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। नोट्स ठीक है ठीक है ठीक है, ऑल राइट। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास एक दो चीज़ें मजीद हैं जो हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। मेरे ख्याल से हमें एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन इसमें देख लेने चाहिए, ताकि जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो हमारी एक बार नज़र से गुजर जाएं, तो होपफुली अच्छे ही रहेंगे। तो मैं अब डायरेक्टली जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन ज़रा उनको डिस्कस करने लगा हूँ। मैं पहले फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चन यहाँ इनकॉर्पोरेट करता हूँ, और फिर वन बाय वन उन क्वेश्चन के आंसर जो है ना वो हम देख लेते हैं। तो थोड़ा बहुत मतलब उसको करवाने का मकसद क्या है, सर टेम्परेचर एंड प्रेशर डायरेक्टली रिलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू लुकास लॉ, तो फिर डिफ्यूजन टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रेशर इन्वर्स। देखें, डिफ्यूजन का मतलब ये है कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा मॉलिक्यूल का फैलेगा ना, टेम्परेचर प्रेशर डायरेक्टली रिलेट करते हैं। प्रेशर की, हाँ, अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो जो मॉलिक्यूल डिफ्यूज होने हैं उनका निकलना मुश्किल हो जाएगा ना, वहां से निकलेंगे मुश्किल से। जब वो देर से निकलेंगे तो फिर उनके लिए डेफिनेटली आसान नहीं होगा बाहर जाना। यानी इन शॉर्ट ये कि प्रेशर बढ़ाने से आप उसके अंदर वो चीज़ क्रिएट कर रहे हैं। ये सिंपल एक चीज़ है जो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। अच्छा, यहाँ पर जो हमारा थर्ड चैप्टर है ना, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मेरे ख्याल से वो भाई हम यहाँ ना डिस्कस कर लेते हैं। और जो ये टॉपिक है ना, ये है प्लाज्मा का टॉपिक।
मैं हल्का सा आपको थोड़ा बहुत प्लाज्मा के हवाले से बता देता हूँ, इसे आप लोगों ने जेहन में रख लेना है जो प्लाज्मा है, ताकि इसके रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम उस प्लाज्मा से रिलेटेड एमसीक्यूज या क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकें। जस्ट अ मिनट, मुझे ज़रा वो मेरे पास है एक हैंडबुक बड़ी अच्छी, उसमें प्लाज्मा लिखा हुआ है, तो हम प्लाज्मा को वहाँ से एक बार कोशिश करते हैं, स्टडी करते हैं। अल्लाह अकबर। तो हमारे पास जो प्लाज्मा है ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है जी, आप लोग जानते हैं। और प्लाज्मा के अंदर हाँ जी, सबसे पहले जो हमारी प्लाज्मा स्टेट है, इसके लिए हमें जो ऑब्जेक्टिव याद रखना है वो ये है कि जो प्लाज्मा था, आप जी बड़े लकी हैं हम लोग, आज 27 लोगों ने हमारी मीटिंग ज्वाइन कर ली है जी, ये तो बड़ा अच्छा हो गया। तो जब कभी हम प्लाज्मा को डिस्कस करेंगे तो प्लाज्मा में सबसे पहली चीज जो हम लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि ये विलियम क्रुक्स जो था, विलियम क्रुक्स, ये विलियम क्रुक्स ने CRWKES 1879 में प्लाज्मा का कॉन्सेप्ट दिया था सबसे पहले। हमारी यूनिवर्स का जो विजिबल यूनिवर्स है, विजिबल यूनिवर्स का 99% जो है वो प्लाज्मा है, हमें याद रखना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा ये है कि कुछ नेचुरली है, कुछ मैन मेड होता है। ये आपके नियॉन साइन बल्ब और ये हमारी इस जगह पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, जब हम बात करते हैं प्लाज्मा बनता कैसे है, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते चले जाते हैं तो आपके पास आयोनाइजेशन हो जाती है। ये जब हम किसी चीज को हीट करते हैं, अब इसका पैटर्न जरा सीखिएगा, जब हम किसी चीज को हीट पे हीट करते जाते हैं तो एक टाइम आता है कि उनके दरमियान बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं और आपके पास होमोलिटिक या हेटेरोलिटिक क्लीवेजेस होती हैं, जिसके बाद आपके पास आयंस बनते हैं। यानी आप जब हाई हीट या टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो आयंस बनते हैं। और वो जो आपके पास आयंस होते हैं, इसके अंदर आपके पास आयंस भी हो सकते हैं, इसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, इसके अंदर आपके पास न्यूट्रल एटम भी होते हैं। तो इन सारों का जो मिक्सचर है वो प्लाज्मा कहलाता है। इन सारों को जब आप मिक्स कर देंगे तो ये सारे मिलकर प्लाज्मा बनाएंगे। तो ये जो तीनों चीजों चारों चीजों का मिक्सचर है ना, इसको हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास चला गया प्लाज्मा। ओके, इसमें हमारे पास जो है ये डिस्टिंक्ट स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है, इसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है, नंबर ऑफ इसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल बिहेवियर्स, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल बिहेवियर्स आते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। इस प्लाज्मा को अगर आगे फर्दर हम डिफाइन करें तो हमारे पास एक प्लाज्मा है जो आर्टिफिशियल है और एक हमारे पास नेचुरल है। ठीक है, ओहो, इकरा आपने ऑफ नहीं करना था। देखें, जॉब से बिल्कुल ऑफ ना किया करें। वैसे आपका कोई मतलब ऐसा पर्सनल इशू है तो बिल्कुल आप उसको ऑफ करें, लेकिन ठीक है, एक आप डेली तो नहीं ऑफ करेंगे ना। मिसाल के तौर पे अगले 16 दिन अगर हम इसकी ऐसे तैयारी करते रहते हैं तो उन 16 दिनों में आप 16 दिन ऑफ करेंगे तो कॉलेज वाले आपको थोड़ा सा ऑफ कर देंगे, वो यूं यूं कर देंगे थोड़ा आपको। देखिए जी, आर्टिफिशियल प्लाज्मा आयोनाइजेशन से पैदा होता है और इसको आप लोग आयोनाइजेशन करवा सकते हैं बाय इलेक्ट्रिसिटी। इसकी जो एग्जाम्पल है, या अगर आप इसको एग्जाम्पलीफाई करें
तो इसमें नियॉन साइन बोर्ड है, ये बात हम लोगों ने ध्यान में रखनी है। इसके बाद जो है ना, इसको वैक्यूम पे अगर हम, बड़ी मुश्किल होता है, ये हार्ड टू अचीव होता है, टू फॉर्म एट लो टेम्परेचर। इसको लो टेम्परेचर पे हम बड़ी मुश्किल से अचीव करते हैं। ओके, हाँ जी, अगर मंथ की 2 लीव्स हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो फिर बिल्कुल आप करें जी, फिर आप उनको यूं यूं करते रहा करें, कोई मसला नहीं। तो हार्ड टू फॉर्म एट लो टेम्परेचर, एक तो बात हम ये याद रखेंगे, और दूसरा ये कि ये वैक्यूम में क्रिएट होता है, यानी हमें वैक्यूम रिक्वायर्ड होता है इसके लिए, और वैक्यूम करना भी बड़ा मुश्किल है। जब हम आर्टिफिशियल के बाद नेचुरल प्लाज्मा की बात करेंगे नेचुरल, तो नेचुरल प्लाज्मा जो है, या नेचुरल जो हमारे पास प्लाज्मा आएगा, इसको देख लेते हैं जी। नेचुरल प्लाज्मा में आपके पास हाई टेम्परेचर होगा, ये लो टेम्परेचर पे होता ही नहीं है, वेरी हाई टेम्परेचर होगा सबसे पहले। इसके अलावा जो है कि ये रैपिडली ब्रेक डाउन नहीं करता। इसमें आपके पास एक्सट्रीम हॉट, यानी मोर देन 20,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। यानी कम अज कम, यानी इससे ज्यादा टेम्परेचर होगा, ग्रेटर देन 20,000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये इतना हाई होता है कि वेपर जब इसे कोई भी टकराता है तो उसको ये अवेपोरेट कर देता है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स देख लें प्लाज्मा की। दुआ करें कि हम इसको अच्छे तरीके से ना ये लेके चलते रहें, तो इंशाल्लाह ताला हमारा एक एक चैप्टर भी अगर इसमें सही तरह कवर हो जाता है ना, तो बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग काम हो जाएगा ये। जब हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा की, तो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो जनरेट करता है, मतलब जनरेट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विद इन प्लाज्मा। सिंपली याद रखें कि हम इसमें जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ये आईफोन वगैरह की जो बैटरीज आ रही हैं आजकल, वो इसी तरह आ रही हैं। ये मैक्रोस्कोपिकली न्यूट्रल होता है, यानी ओवरऑल जो प्लाज्मा है ये न्यूट्रल होगा, ये आपने याद रखना है। प्लाज्मा हमें मिलता कहाँ है, यानी हम इसको कहाँ से फाउंड करते हैं। तो जी प्लाज्मा हमारे पास फाउंड होता है जी मुख्तलिफ जगहों पे, जिनमें से हमारे पास कुछ एक जगह हैं। मिसाल के तौर पे प्लाज्मा में एंटायर यूनिवर्स जो है ना, 99% आपको पता है विजिबल यूनिवर्स जो है वो प्लाज्मा है, जैसे हम देख चुके हैं विजिबल यूनिवर्स। इसमें याद रखिएगा कि ये सन में भी होता है, सन भी एक प्लाज्मा है, सन एंड क्वार्क। अब ये सन और क्वार्क्स का एग्जांपल क्यों दिया है, क्वार्क्स बहुत छोटे पार्टिकल को कहते हैं, और सन आपको पता है काफी बड़ा पार्टिकल है, तो दोनों जो है वो प्लाज्मा की सूरत में है, ठीक है। ठीक हो गया, ये आपके स्टार्स में मौजूद होता है, जितने स्टार्स हैं वो प्लाज्मा के बने हुए हैं। अच्छा जी, जब हम बात करते हैं किसी भी मैटर की, जो हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ मैटर है, ऑफ मैटर जो है उसमें इंटरस्टेलर
स्पेसेस हैं जो इंटर यूनिट्स के दरमियान में, जो एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट के दरमियान की स्टेट होती है, वो प्लाज्मा होती है। अच्छा, सन जो है ये तकरीबन 1.5 मिलियन किलोमीटर जो है, 1.5 मिलियन किलोमीटर प्लाज्मा से बना होता है। जी, हमारी अर्थ पे इसकी जो है, जैसे लाइटनिंग बल्ब्स हैं आपके पास, फ्लेम्स होते हैं, फ्लोरेसेंस लाइट्स वगैरह, उसमें इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक हो गया। एप्लीकेशंस क्या हैं इसकी? एप्लीकेशंस में जब हम जाएंगे तो एप्लीकेशंस में हमें थोड़ी बहुत चीज़ें याद रखनी है। जैसे हमारे पास आ जाते हैं जी, मैं जनरल जनरल लिख रहा हूँ बस, बाकी इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे अभी हम। फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब जो हैं, ये सब प्लाज्मा है। इसके अलावा नियॉन साइन बोर्ड जो हैं, ये प्लाज्मा है। सारे के सारे आपको पता है कि उसमें लाइट गुजरती है और वो चमकता है। इसके अलावा हमारे पास कॉल है हाई पावर माइक्रोवेव्स, हाई पावर माइक्रोवेव्स, ये भी प्लाज्मा से बनाई जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इसके अलावा भी जी जी, सन मैंने बताया था बहुत बड़ा पार्टिकल है, 1.5 मिलियन किलोमीटर, और जो प्लाज्मा है वो बहुत थोड़ा है। तो वो भी इसी से मिलके बना हुआ है। जो क्वार्क है वो बहुत छोटा पार्टिकल होता है। सबसे छोटे पार्टिकल को क्वार्क कहते हैं हम। जो एटम के अंदर भी छोटे छोटे क्वार्क्स होते हैं, तो उसको, वो भी प्लाज्मा से मिलके बने होते हैं कई बार। इसके अलावा जी हमारे पास जो आ जाता है, ये इलेक्ट्रिकल जनरेशन की एप्लीकेशन देता है, मैंने जैसे पहले बताया है। और इससे हम लोग रिमूव करते हैं, रिमूवल ऑफ हैजर्डस केमिकल्स जो है, वो भी इसके जरिए हो सकता है। इसके अलावा ये लेजर्स में इस्तेमाल होते हैं, जो मेटा स्टेबलाइज स्टेट में होता है, लेजर्स। इसकी एप्लीकेशन लेजर्स में है, और लेजर्स में एक स्टेट होती है जिसको मेटा स्टेबल स्टेट कहते हैं। मैं ये बना देता हूँ। जैसे ये आपके पास ग्राउंड स्टेट है, सारे पार्टिकल्स यहाँ हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज योर ग्राउंड स्टेट। वो यहाँ पर चले गए, दिस इज योर एक्साइटेड स्टेट। अब ये पार्टिकल यहाँ जाते हैं लेकिन यहाँ रुक नहीं सकते। तो जो पार्टिकल ग्राउंड से एक्साइटेड में चले जाते हैं, इनके बीच में एक स्टेट होती है जिसको मेटा स्टेबल स्टेट कहते हैं। मेटा स्टेबल। अब ये पार्टिकल यहां से उठेंगे और ये सारे पार्टिकल यहाँ पर हमें रुक जाएंगे। यानी यहाँ से तो ये ऐसे आ रहे थे ना नीचे, एक पार्टिकल ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, दूसरा पार्टिकल ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये मेटास्टेबल स्टेट में रुक जाएंगे। अब जब ये मेटास्टेबल स्टेट में रुकेंगे ना, तो मेटास्टेबल स्टेट से ये सारे पार्टिकल्स एकदम फॉल करेंगे नीचे। तो जब हम बात करेंगे मेटास्टेबल स्टेट्स की, तो उसमें ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये एकदम अपनी एक्साइटेड स्टेट से मेटास्टेबल स्टेट में आते हैं और फिर एकदम फॉल करते हैं। जब एकदम फॉल करते हैं, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इसमें से जो लाइट निकलती है, दैट इज नोन एज लेजर लाइट। ठीक है। अगर हम फ्यूचर हॉरिजॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, तो ये आप देखेंगे कि साइंटिस्ट इसको काफ़ी यूज़ कर रहे हैं मिसाल के तौर पे इफेक्टिव यूज़ में।
मैग्नेटिक फील्ड में इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा लो एनर्जी जो चीज़ें हैं उसके लिए जनरेट करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। यहाँ पर है जी मैग्नेटिक फील्ड जो लो कॉस्ट में एनर्जी प्रोड्यूस करे, एक तो इससे वो हो रही है। दूसरा, ये रिएक्ट बड़े सेंसिटिव होते हैं रिएक्टिविटी में, और इसको हम रेडियो एक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ जब इस्तेमाल करते हैं तो हम पोलोनियम और यूरेनियम जैसी चीज़ें जो है ना उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। प्लाज्मा फिजिक्स जो है एक बहुत बड़ी लाइन है, और अगर आप प्लाज्मा फिजिक्स के बारे में कभी पढ़ेंगे तो यू विल बी अमेज्ड कि एक बहुत बड़ी लाइन है जो प्लाज्मा फिजिक्स है। ओके, यहाँ से मुझे दो चार चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है इसकी एक्सरसाइज के हवाले से। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करेंगे और आज के लेक्चर को फिर वाइंड अप कर देंगे। तो आप ये समझ लें कि ये जो चीज़ आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये जस्ट एक आप बस यही देख लें कि हम जनरली जो चीज़ें हैं उनको रिवाइज ही कर रहे हैं। हम थोड़ा बहुत उनको मैट्रिक इंटर के हवाले से जो चीज़ें हैं उनको सिर्फ हम देख रहे हैं। और इसमें कुछ बीएससी का जो टच मुझे ज़रूरी लगेगा मैं वो ज़रूर ऐड कर दूंगा, जो नहीं लगेगा तो मैं उसको रहने दूंगा। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास जो इसके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं, मैं यहाँ इनको ऑपरेट करता हूँ और फिर हम उनके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। और कुछ लर्निंग भी हो जाएगी आप लोगों की, कुछ हमारी लर्निंग हो जाएगी इससे। ओवरऑल ये है कि ओके, तो अगर हम डिस्कस करें इन एमसीक्यूज को, ओह माय गॉडनेस, हाँ जी हाँ जी, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ मैंने कहा था ना हम रिवीजन कर रहे हैं सिर्फ चैप्टर्स की, कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम। नूर फातिमा का क्वेश्चन बड़ा मजे का है कि ये भी पीपीएससी से रिलेटेड है। नूर फातिमा, आप कौन सा पीपीएससी दे रहे हैं? जी जी, ये नोट्स इसीलिए बनाए जा रहे हैं, बल्कि ये नोट्स जो हैं ये आप लोग, मैं तो चाहूंगा कि जो बेचारे नहीं ले सके या जिनके पास प्रॉब्लम थी वो भी इसको करने की कोशिश करें। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं। अब आप पीपीएससी में आ गए, अभी चलता रहेगा। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि द प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट एट विच टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस विल बिकम ट्वाइस व्हाट इज इट एट 0 डिग्री सेल्सियस। कि हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट रहे तो कौन से टेम्परेचर पे वॉल्यूम ऑफ गैस जो होता है वो डबल हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है। अब इसके लिए जो हमने यूज करना है ना कि हमारे पास टेम्परेचर फाइंड करना है हमने, इसके लिए जो इक्वेशन हम यूज करेंगे ना इस केस में फॉर एमसीक्यूज नंबर 1, हम यूज करेंगे V1 डिवाइडेड बाय T1 दैट इज इक्वल्स टू V2 डिवाइडेड बाय T2। अब वो कहता है कौन से टेम्परेचर पर, V1 हमारे पास क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, ये V1 है। V2 निकालना है हमने, और जो प्रेशर है वो कितना हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है। यानी प्रेशर जो है वो हमारे पास 2 गुना बढ़ रहा है। ठीक है, तो मैं ये कह देता हूँ वॉल्यूम सॉरी, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, और ये चार्ल्स लॉ है। अब जरा इसको अंडरस्टैंड करें। जब हम ऐसे एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू दी नहीं हुई। अब वॉल्यूम की वैल्यू अगर नहीं दी हुई तो हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे, खुद से कोई वॉल्यूम की वैल्यू लिखेंगे। ये पॉइंट बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो जब हम बात करेंगे वॉल्यूम की तो मैं लेट कर लेता हूँ V1 है हमारे पास 1, और V2 है हमारे पास अगर हम इसको करते हैं डबल, तो वो कहता है प्रेशर रिमेन कांस्टेंट एट विच टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस विल बिकम ट्वाइस। अगर वॉल्यूम मैंने पहला 1 डेसीमीटर क्यूब लिया तो दूसरा 2 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। अगर आप वॉल्यूम 3 डेसीमीटर क्यूब लेते हैं तो ये 6 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। अगर मैं वॉल्यूम यहाँ पे 16 डेसीमीटर क्यूब लेता हूँ
तो यानी 8 डेसीमीटर क्यूब लेता तो यहाँ 16 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो आई कैन ऐड एनी वैल्यू ऑफ माई ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, सबसे पहले ये चीज याद रखनी है आप लोगों ने। तो इसको अंडरस्टैंड करें जरा। ये है मेरे पास सिचुएशन, तो मैं कैसे हल कर सकता हूँ? बड़ा आसान है। मैं इन क्वेश्चंस में ये वैल्यूज पुट करता हूँ। टेम्परेचर 1 कितना है मेरा? केल्विन में कन्वर्ट करें, 0 डिग्री है। तो जब केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो टेम्परेचर T1 आ जाएगा 273। 1/T273 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना आ गया मेरे पास? V2 कितना था? 2 था, और टेम्परेचर T2 मुझे फाइंड करना है। हाँ जी, अब आप देख लें T2 की वैल्यू कैसे आएगी। दिस थिंग एम्प्लॉयज T2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 273। तो ये 490 कितना आएगा ये? 250, 250, 500, 13, 13, 26, और इसमें आंसर क्या बन रहा है जी हमारा? 546। बात समझ आ गई? इजी है, एमसीक्यू उसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ओके गुड। अल्लाह अकबर। ओके बेटा, तो ये पहले एमसीक्यू का आंसर बनेगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, 1 क्यों नहीं आएंगे? 1 क्वेश्चन मतलब मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, दोबारा पूछ लीजिएगा। ऑप्शन ए नहीं ना आएगा, डबल करें ना उसको। 273 का डबल 546 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना उसको इस इक्वेशन के मुताबिक, इसलिए 546 तो 273 का डबल नहीं। हाँ जी, और वैसे भी उसमें सेल्सियस लिखा हुआ है, यहाँ केल्विन लिखा हुआ है। गुड गुड। एफएससी तो आपको भाई अच्छी आती है माशाल्लाह। ओके, तो ये आपने इसमें यूज करना है चार्ल्स लॉ को। इसको हराने देता हूँ मैं, ठहर के। ये असल में इसकी सारी वर्किंग है एमसीक्यूज नंबर 1 की, उसमें कंफ्यूज ना होइएगा बस। और एमसीक्यूज नंबर 2 देखें। एमसीक्यू 2 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 डेसीमीटर क्यूब वाटर फ्लो से देखें। इसका आंसर ये होगा सेकंड वाले का। सेकंड वाले में हम ये करते हैं कि अगर मेरे पास 22.414 डेसीमीटर क्यूब हो तो हमारे पास आ जाएगा 6.02 10⁻³ पार्टिकल। और यहाँ पर कितने आ रहे हैं? अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ओ माय गॉड, तो आप इसको देखें। 2.414 है इसके लिए, तो 1 डेसीमीटर क्यूब के लिए कितना होगा? सिंपल मैथ है। आ जाएगा 1/22.414 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर।
तो ये देखें 22.4, मेरे ख्याल से इसका आंसर ए क्या बन रहा है, 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। अच्छा जी, 1 डेसीमीटर वाटर। एक तो हमारे पास ये आ गया 1 डेसीमीटर क्यूब 22 एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। अब 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या है? 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं है, ये थोड़ा सा डॉजिंग है ना, डॉज किया हुआ है उसने, ऐसे नहीं बनेगा डायरेक्टली। ये तो मैंने 1 डेसीमीटर क्यूब निकाला ना, जब आपके पास वॉल्यूम है, लेकिन गैस, वाटर गैस थोड़ी है, वाटर तो लिक्विड है ना, यही तो कंफ्यूजन है इसके अंदर। तो 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि एफएससी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। देखिए ये मैंने निकाला, आप लोगों ने इसको कह दिया, असल में ये नहीं है, आंसर उसने डॉज करने के लिए दिया हुआ है। 1 डेसीमीटर क्यूब लिक्विड है, तो 1 डेसीमीटर क्यूब लिक्विड में 1000 ml ऑफ वाटर है, या 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1000 ग्राम के बराबर होगा एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो अब आप इसकी वैल्यू को नोटिस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी। तो करें, 1000 ग्राम है ना, इसके मोल्स बनाएं। इसके मोल्स कैसे बनेंगे? 1000 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू 50.55 मोल्स। यानी आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने का तरीका होता है मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। जो मैंने ये फार्मूला बताया ये गैसेस के लिए है, कंफ्यूज नहीं करना दो फार्मूलाज को। ये जो फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है ये होगा गैसेस के लिए। ऑलराइट बेटा, तो ये फार्मूला जो है ये इस्तेमाल होगा गैसेस के लिए, नॉट फॉर लिक्विड। ये 55.5 है, तो अब आप 55.5 को मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रोस नंबर के साथ, तो ऑप्शन डी इज द राइट वन। जी दोस्तों, ये समझ आया एमसीक्यूज? ठीक है, थोड़ा यूं यूं हुआ जी। अच्छा जी, आगे देखें जी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट एसटीपी। अब इनमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एसटीपी पे किसके होंगे? जिसके मोल सेम होंगे। इसमें हम मोल निकालें। 280 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 280 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 44 कार्बन डाइऑक्साइड का। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कितना है? 14 और 14 28, 28 एंड 10 38, 30 40। इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है। N2O को लॉफिंग गैस कहा जाता है। अब देखें, आपने सिंपली कैलकुलेट कर लिया, इनका मोलर वेट सेम है। जिनका मोलर वेट सेम हो और उनका गिवन वॉल्यूम भी सेम हो, वो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखते हैं। इसका आंसर ये बनेगा। दूसरे जितने हैं ना, इन सब का मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट है। तो इसमें जिसमें मॉलिक्यूलर वेट सेम आ रहा है, तो आंसर वो वाला होगा, ए इज द राइट आंसर। आपने मोलर वेट देख लिया, मोलर वेट सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी से इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक हो गया? अच्छा जी, पांच चौथा एमसीक्यू, एब्सोल्यूट जीरो। इफ द, अब आप एब्सोल्यूट जीरो की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं if absolute temperature of gas is doubled and the pressure is reduced by one half, the volume of the gas will be। अब इसको जरा अंडरस्टैंड करना है। जब हम इस चौथे एमसीक्यूज में आएंगे, तो सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ पर इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे?
हम इक्वेशन यूज करेंगे पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अब हमने वॉल्यूम निकालना है इसके अंदर। अब हमारे पास जो वो कहता है इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डबल्ड, टेम्परेचर को डबल कर दिया जाए। पहले टेम्परेचर था T1, ये इनिशियल था। टेम्परेचर इनिशियल इज इक्वल टू T1, टेम्परेचर फाइनल इज इक्वल्स टू 2T, 2T1। यानी हमने टेम्परेचर को डबल कर दिया। और जो वॉल्यूम है हमारे पास, यार मुझे लग रहा है कि मुझे ना ये एमसीक्यूज आपको ना नीचे सॉल्व करवाना चाहिए। मैं 4 वाला एमसीक्यूज यहाँ सॉल्व करता हूँ, इजीली सॉल्व करेंगे। ऐसे ही हम एक जगह पे खपते जा रहे हैं। जब हम 4 वाले की बात करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन जो यूज होगी वो है पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। जब पी वी एन आर टी के बराबर है तो यहाँ देखना ये है कि कंडीशन के मुताबिक गिवन क्वेश्चन में टेम्परेचर 1 जो है, इनिशियल टेम्परेचर है T1, और जो फाइनल टेम्परेचर है वो है 2T1। यानी हमारे पास एक पहले टेम्परेचर था, एक बाद में टेम्परेचर है। अब वो कहता है अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा के डबल कर दें और प्रेशर को रिड्यूस करना है, इक्वेशन देखें। वो कहता है डबल एंड प्रेशर इज रिड्यूस टू 1/2। पहले था इनिशियल प्रेशर था P1, फाइनल प्रेशर है हाफ P1। अब बताइए कि इसमें कितना फर्क है, यानी आपके पास वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा। V1 एंड V2 चेंज, इनमें चेंज निकालना तो बड़ा सिंपल है। सिंपल देखें। अच्छा ये देखें जी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये बात ध्यान में रखेंगे। आई एम सो सॉरी, दोबारा से पीछे से शोर आ रहा है। असल में मेरे पास एक ही जगह बची थी जहाँ मैं स्कूल से लेक्चर बढ़ा सकता था, यहाँ पर भी काम शुरू हो गया। तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी आ गया। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से वॉल्यूम निकलेगा एन आर टी डिवाइडेड बाई पी। V1 इज इक्वल टू एन आर, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, T1 डिवाइडेड बाय P1। और V2 मैं कह सकता हूँ एन आर T2, यानी फाइनल, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, PF डिवाइडेड बाय PF। अब आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। फाइनल वैल्यू क्या है इसकी, PF है 2T1, तो फाइनल वॉल्यूम आएगा V2 इज इक्वल टू एन आर मल्टीप्लाई बाय 2TF डिवाइडेड बाय, प्रेशर क्या आ रहा है, फाइनल प्रेशर हमारे पास 1/2 P1। ये 1 है। अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जा मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा V2 इज इक्वल्स टू, ये वाला 2 डिवाइड में डिवाइड हो रहा है, ऊपर जा मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एन आर डिवाइडेड बाय एन आर टी डिवाइडेड बाय पी। अब ये T1, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, ये पूरी वैल्यू जो है ये तो वॉल्यूम के बराबर है। V2 इज इक्वल्स टू 4V1, यानी वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ये बात फॉलो की आप लोगों ने, जो उसमें V2 है वो 4 टाइम बढ़ जाएगा V1 के निस्बत। जी दोस्तों, ये बात समझ आ गई। चले शाबाश। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है 4 टाइम्स का, यानी ये वाला।
B, increase 4 times. Uh-oh. Increase हो जाएगा 4 times पे. How should the condition change to prevent the volume change expanding when the mass is increased? देखें, वो कहता है कि how should the condition be changed to prevent the volume of gas from expanding when its mass is increased. अगर mass को बढ़ा दिया जाए तो हम किस तरह से उसके वॉल्यूम को कम कर सकते हैं, यानी वॉल्यूम को वही रख सकते हैं. तो वो कहता है टेम्परेचर को कम कर दिया जाए और प्रेशर को बढ़ा दिया. यहाँ याद रखें वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होते जाएंगे तो गैस ज्यादा होती जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स कम होते जाएंगे तो वॉल्यूम कम होता जाएगा. ये एवोगैड्रोस लॉ है. तो यहाँ से जरा समझना है हम लोगों ने कि हमारे पास जब टेम्परेचर कम कर देंगे तो प्रेशर बढ़ा देंगे. एक तो ये कंडीशन हो सकती है इसके अंदर. दूसरी, टेम्परेचर इंक्रीज करने से, प्रेशर डिक्रीज करने से तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है, इसमें वॉल्यूम डिक्रीज करता है. अच्छा, टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ विल बी लोड. नहीं, टेम्परेचर को कम करने से और प्रेशर को भी कम करने से वॉल्यूम पे इफेक्ट, और टेम्परेचर पर बोथ इंक्रीज करने से तो वॉल्यूम यानी ये दोनों जो है ये एनॉमलस बिहेवियर शो करेंगे. सो मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड सुटेबल आंसर इज ए. अगर हम चाहते हैं कि नंबर ऑफ मोल चेंज करने के बाद भी वो चेंज ना हो तो हम यहाँ टेम्परेचर और उसकी कंडीशंस याद रखेंगे. द मोलर वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज मैक्सिमम एट. अब हमने मैक्सिमम निकालना है एसटीपी पे. अब देखें, मुझे अगर इसका मोलर वॉल्यूम निकालना है तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है. ये क्वेश्चन नंबर 6. पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी. अब वो कहता है एसटीपी की बात कर रहा है. सबसे पहले एसटीपी में जो टेम्परेचर है और उसका जो वॉल्यूम आएगा एट, इसमें ए ऑप्शन जो है एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, वॉल्यूम कितना होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब. बिल्कुल ठीक है. ये आता है ना एसटी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे. अच्छा, यहाँ से एक आधी चीज है जो आप लोगों ने याद रखनी है. जस्ट फॉर अ मिनट. एक तो हमारे पास एसटीपी आ गया जिस पे ये है. दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन वो ये कह रहा है कि आपके पास है 127 डिग्री सेल्सियस एंड 180 एम. दूसरे ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, जब 127 डिग्री सेल्सियस की बात करेगा तो ये कितना आ जाएगा 273 प्लस 127, 80, 90, 100, 300, और ये आ जाएगा 400 केल्विन. और दूसरी चीज वो क्या दे रहा है, और वो कह रहा है 180 एम. प्रेशर है जी 180 एम. आप जरा इसको अंडरस्टैंड करें आप लोग, चीजें बड़ी सिंपल होंगी. आप जरा इसको देखें, 400 केल्विन वो टेम्परेचर दे रहा है हमें. तो 127 डिग्री सेल्सियस पे 400 केल्विन, जबरदस्त हो जाएगा जी हमारे पास.
PV is equal to nRT है, वॉल्यूम इज इक्वल टू N कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स 1, R कितना है 0.0821 ATM डेसिमीटर क्यूब, टेम्परेचर कितना है 400, प्रेशर कितना है, प्रेशर आएगा जी हमारे पास 1। इस सारी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 32.84 आएगा, 32.84। इसी तरह जो इसका सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में टेम्परेचर 0 डिग्री है, इसका मतलब 273 केल्विन है, और जो प्रेशर है वो 2 है। तो सेम आप उसको उसी इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन, तो क्या मिलेगा आपको 11.2 डेसीमीटर क्यूब। और ऑप्शन डी जो है, अगर इसको देखेंगे तो टेम्परेचर है 273 डिग्री सेल्सियस, जो बन जाएगा 546 केल्विन, और प्रेशर है जी 2। तो जब आप इसको इक्वेशन में पुट करेंगे, हाँ जल्दी, लेकिन छुट्टी में सिर्फ ना 15 मिनट है। ओहो हो, बड़ा शोर आ गया एकदम। जब इक्वेशन में पुट करेंगे ना आप इसको, तो हमारे पास क्या बनेगा, इसको इक्वेशन में पुट करने के बाद आएगा 22.413 डेसीमीटर क्यूब। अब मेरे पास सारे डेसीमीटर क्यूब के आंसर आ गए। तो एक हमारे पास पहला ये है, दूसरा ये है बी ऑप्शन का, तीसरा ये है सी ऑप्शन का, और चौथा ये है डी ऑप्शन का। तो 1 2 3 4 हो गया। हाँ जी, आप क्वेश्चन देखते हैं क्या था। वो कहता है द मोलर वॉल्यूम कार्बन इज मैक्सिमम, तो वो मैक्सिमम वैल्यू कब शो कर रहा है। ये देखें, इधर 22 है, इधर 11 है, इधर भी 22 है। ये एट 127 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटीएम प्रेशर। ठीक हो गया, ये बात याद रहेगी आप लोगों को। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है वो राइट आंसर बी है। इसका मैं आपको एक हल बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप वक्ती तौर पे कैलकुलेटर वाला तो कर लेना। कैलकुलेटर के बगैर वाला वो ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा ना, वो कैलकुलेटर के बगैर डायरेक्टली ये क्वेश्चन अगर देगा तो आपको याद होगा, और अगर कोई और दे देगा तो बस कोशिश कर लेना। गैसेस कौन सी जल्दी डिफ्यूज करती है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास से इन्वर्सली रिलेशन होता है। तो अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन। तो इसका पैटर्न क्या बन रहा है, इसका पैटर्न बी बन रहा है, क्योंकि आप सबके मोलर मास लिख लें। इसका 17 है, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 है, सल्फर डाइऑक्साइड का 64 है, और क्लोरीन का 71 है। तो जितना मास बढ़ता जाएगा, डिफ्यूजन रेट उतना कम होता जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। जी जी, ये बड़ी मजे की चीज है, ये 8वां एमसीक्यूज जो है, वी ट्रिपल आई। जब हम 8वें एमसीक्यूज की बात करेंगे, तो 8वें एमसीक्यूज में वो कहता है द फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर, वो कह रहा है equal masses of methane and oxygen are mixed in an empty container at 25, the fraction of total pressure exerted by oxygen। अब वो इक्वल वॉल्यूम की बात कर रहा है, इक्वल मैसेज की बात कर रहा है। तो इक्वल मैस है ऑफ ऑक्सीजन एंड मीथेन। अब आपने करना क्या है, आपने देखना है कि इसका पार्शियल प्रेशर कितना है, यानी
आपके पास मोल फ्रैक्शन निकालनी है आपने। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 एंड व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। और वो चीज हमारे इंटरेस्ट की है। मिसाल के तौर पे इक्वल मैथ्स की अगर हम बात करते हैं तो O2 में देखें इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 divided by number of moles of O2 plus number of moles of CH4. Hmm. अच्छा जी, अब इक्वल मैसेज जो है वो गिवन नहीं है क्वेश्चन में। वेल हो गई, बस वो वेल होती है तो फिर आप कह दें उनको। अच्छा जी, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस है तो इसमें देखें हम लेट कर रहे हैं। अच्छा, आपको गाइड बुक्स में ये वेट मिलेगा 32, मैं लेट कर लेता हूँ। इक्वल मैस में ले लेता हूँ जी 10 ग्राम O2 का और 10 ग्राम CH4 का। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, आप 10 को डिवाइड कर दें 32 से और यहाँ पर आप डिवाइड कर दें 10 को 16 से। 10 divided by 32, 10 divided by 32 is equal to 0.3125 और ये आ जाएगा 10 divided by 16.625। अब सिंपली आप यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू पुट करें तो कितनी आएगी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ये थे और मीथेन ये थे, मैंने खुद से कोई वैल्यू पुट की है। 0.3125 डिवाइडेड बाय 0.3125 प्लस 0.625 और यहाँ आएगी 0.625 डिवाइडेड बाय 0.3125 प्लस 0.625। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। इसका आंसर आना चाहिए हमारे पास 1/3 और इसका आंसर आना चाहिए 2/3। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है 1/3। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारे पास क्या रह जाता है, इसके अलावा ये देख लीजिए MCQs, बस 3 और MCQs हैं, फिर आप लोग भी फ्री और हम भी फ्री। ले जी, बेटा दरवाजा बंद कर दें यार। जी, गैस डेविएट करती है आइडियल बिहेवियर से, तो इसका आंसर आपको पता है। एट हाई प्रेशर
इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सिग्निफिकेंट हो जाती है। आइडियल वॉल्यूम, द डेविएशन ऑफ आइडियल डेविएशन हाईएस्ट कब होगी? जब लोएस्ट टेम्परेचर होगा और हाईएस्ट प्रेशर होगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर लोएस्ट है और हाईएस्ट प्रेशर है। और लास्ट वाला जो है वो बोथ ए एंड बी विल बी स्मॉल। लेंगे, दैट्स ऑल फॉर टुडे इंशाल्लाह। आई हैव नो आइडिया कितना लंबा लेक्चर हो गया ये, लेकिन क्योंकि लगे हुए थे फ्लो में, तो ये समझ लें कि आपका थर्ड चैप्टर हमने एक नए सिरे से, मुझे तो लग रहा है हमारे रेगुलर लेक्चर से भी ज़्यादा मज़े का काम हो गया। चलें, ठीक है जी, इसको हम यहाँ तक वाइंड अप करते हैं। थर्ड चैप्टर आपका गैसेस का कंप्लीट हो गया आज। ओके बेटे, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।